Redmi A4 5G, ये Redmi की तरफ से 8,499 रुपये के अंदर आने वाला एक 5G स्मार्टफोन है जो कि अभी रिसेंट में लॉन्च हुआ है। एंड काफ़ी लोग ना दोस्त इस फ़ोन को बाय करने की सोच रहे हैं क्योंकि इतने कम प्राइस में एक 5G स्मार्टफोन मिल रहा है। लेकिन दोस्त मैं आपसे कहूँगा थोड़ा संभल कर इस फ़ोन को बाय कीजिए क्योंकि इस फ़ोन के पीछे एक बहुत बड़ा लोचा है, मतलब बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आप बिना जाने इस फ़ोन को बाय करते हो आपको 100% पछताना पड़ेगा कि क्यों मैंने ये फ़ोन बाय कर लिया। चलिए इस वीडियो के अंदर यही बात करते हैं इस फ़ोन के बारे में कि फ़ोन के अंदर क्या प्रॉब्लम है, फ़ोन के अंदर क्या फ़ीचर दिया गया है, प्राइस के अकॉर्डिंग ये फ़ोन आपको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सब कुछ खुलकर बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले अनबॉक्सिंग से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जैसे ही बॉक्स को ओपन करते हैं ये रहा स्मार्टफोन, इसे फ़िलहाल साइड में रखते हैं। यहाँ पर एक और बॉक्स दिया गया है जिसके अंदर यहाँ पर एक सिम पिन, कुछ डॉक्यूमेंट, बाकी यहाँ पर बॉक्स में नीचे की तरफ 33 वॉट का एक फास्ट चार्जर जो कि टाइप ए टू टाइप सी केबल के साथ में है। ये रहा फाइनली फ़ोन। इसका रैपर रिमूव करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ओहो भाई, फ़ोन देखने में काफ़ी प्रीमियम डिज़ाइन के साथ में आ रहा है। फ़ोन को काफ़ी अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया गया है। फ़ोन का जो फर्स्ट हैंड फील है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल एंड प्रीमियम फील दे रहा है फ़ोन हाथ में कैरी करने के बाद। एंड यहाँ पर फ़ोन का जो बैक पैनल है वो प्लास्टिक का दिया गया है, बट बैक पैनल पे इतना ज़्यादा फिनिशिंग है ना कि देखने में ऐसा लगता है कि जो बैक पैनल है वो ग्लास का है, बट आवाज़ सुन सकते हो कि बैक पैनल यहाँ पे प्लास्टिक का दिया गया है। और बैक पैनल पर काफ़ी फिनिशिंग होने की वजह से जो बैक पैनल है ना वो काफ़ी अच्छा शाइन करता है धूप के अंदर। एंड प्लास्टिक का बैक पैनल है तो फिंगर के निशान बैक पैनल पे बिल्कुल नहीं आते, मतलब दिखते नहीं यहाँ पर फिंगर के निशान। और फ़ोन साइड से देखने पे फ़ोन एक एवरेज थिकनेस के साथ में आता है। यहीं पे दूसरी साइड में सिम कार्ड स्लॉट जो कि ट्रिपल सिम का स्लॉट है, आप एक मेमोरी कार्ड दो सिम कार्ड एक साथ यूज़ कर पाओगे। नीचे की तरफ यहाँ पर माइक टाइप सी का पॉइंट, और फ़ोन में यहाँ पर सिंगल स्पीकर दिया गया है केवल। स्पीकर में ना साउंड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा एवरेज है, ना ज़्यादा लाउड आवाज़ है ना ज़्यादा कम, एक एवरेज साउंड आपको मिलेगा। बाकी यहाँ पे फ़ोन के दूसरी तरफ फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है साइड पोजीशन पे, जो कि हर बार देखोगे ना काफ़ी क्विक वर्क कर रहा है। जैसे फिंगर को टच कर रहा हूँ फास्टली फ़ोन ओपन हो रहा है। ऊपर की तरफ वॉल्यूम अप डाउन का बटन। बाकी जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि फ़ोन हाथ में कैरी करने के बाद जो फ़ोन का फर्स्ट हैंड फील है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। लेकिन हाँ, फ़ोन ना थोड़ा सा लेंथी है, अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो हाथ में कैरी करने के बाद ये चीज़ फील होता है कि कोई बड़ी चीज़ ना हाथों में हमने कैरी करके रखा है। और साथ में एक चीज़ से आपको थोड़ा और कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा फ़ोन के वेट से। फ़ोन 212 ग्राम वेट के साथ में आता है, फ़ोन भारी फील होता है हाथ में कैरी करने के बाद। लेकिन हाँ, ये भी है कि फ़ोन के अंदर 5160 mAh की बैटरी दी गई है, तो बिग बैटरी कैपेसिटी होने की वजह से ना फ़ोन थोड़ा सा भारी हो जाता है। लेकिन हाँ, ये भी अच्छा है कि फ़ोन के अंदर बिग बैटरी कैपेसिटी है, तो बैटरी बैकअप को लेकर टेंशन नहीं है। फ़ोन का बैटरी बैकअप काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और साथ में 33 वॉट का फास्ट चार्जर दिया गया है, लेकिन ये फ़ोन ना 18 वॉट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। मतलब चार्जर तो 33 वॉट का है, लेकिन एक 18 वॉट का चार्जर जिस स्पीड से किसी फ़ोन को चार्ज करता है सेम उसी स्पीड से ये भी फ़ोन चार्ज होगा। और मेरे अकॉर्डिंग फ़ोन का बैटरी बैकअप काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है। सिंगल चार्ज पे ना 12 से 13 घंटे का बैकअप बड़े आराम से फ़ोन दे देता है। और ये जो फ़ोन मेरे पास है ये इंडिया में दो वेरिएंट में लॉन्च किया गया है, 464 और 4128। 464 का प्राइस है 8,499 रुपये और 4128 का प्राइस है 9,499 रुपये। और अब बात करें फ़ोन के डिस्प्ले क्वालिटी के बारे में, तो ये स्मार्टफोन 6.88 इंच के HD प्लस LCD डिस्प्ले के साथ में आता है। साथ में यहीं पे ना 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी ऐड किया गया है। लेकिन हाँ, यहाँ पर भी एक स्कैम है कि यहाँ पर फ़ोन के होम स्क्रीन पे ही केवल 120 हर्ट्ज काम करता है। जैसे हम कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं ना, तो यहाँ पर नोटिस करोगे जैसे कि यूट्यूब में यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर केवल 60 हर्ट्ज ही काम कर रहा है। और यहीं पर साथ में 1600 निट्स का ब्राइटनेस सेट किया गया है। इंडोर के अंदर भी ब्राइटनेस ओके है और बाहर आउटडोर में भी फ़ोन को यूज़ करते हैं धूप के अंदर, तो यहाँ पर धूप में भी ना ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा ओके है। बाकी यहीं पे साइड में जो बेजल्स दिए गए हैं और नीचे की तरफ जो चीन है वो प्राइस के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा एवरेज है। इस वजह से जब फ़ोन के अंदर हम कोई मूवी या वीडियो एंजॉय करते हैं तो यहाँ पर मैं डिस्प्ले क्वालिटी नोटिस कर रहा हूँ ना, डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है प्राइस के हिसाब से। और यहीं पर यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो प्ले करते हैं तो यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर लास्ट 1080p 60 fps का सपोर्ट है। और डिस्प्ले के बाद अब बात करें कैमरा क्वालिटी के बारे में, फ़ोन के बैक साइड में कैमरे का जो कटआउट है काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिया गया है, बट देखने में प्रीमियम भी लगता है क्योंकि कैमरे के कटआउट को ना काफ़ी अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया गया है। वैसे बैक साइड में देखने में ऐसा लगता है कि 4 कैमरा दिया गया है, बट यहाँ पर बैक साइड में केवल 50 मेगापिक्सल का एक सिंगल कैमरा दिया गया है। बाकी यहाँ पे फ्रंट साइड में 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी दिया गया है। सबसे पहले मैं आपके साथ बैक कैमरे के फोटो सैंपल शेयर कर रहा हूँ।
प्राइस के अकॉर्डिंग, फ़ोन के प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छी क्वालिटी के पिक्चर आ रहे हैं। फ़ोन लाइटिंग HDR को काफ़ी अच्छी तरीके से बैलेंस कर रहा है, स्किन टोन भी ओरिजिनल है। बाकी फ़ोटोज़ के अंदर जो कलर मैनेजमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है और डिटेल भी काफ़ी बेटर है बैक कैमरे में प्राइस के हिसाब से। हमने कुछ सेल्फी भी क्लिक किया, सेल्फी के अंदर भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, काफ़ी बेटर डिटेल शो हो रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ फ़ोटो सैंपल हमने नाइट के अंदर भी क्लिक किया। नाइट के सारे फ़ोटो सैंपल आप नोटिस करोगे ना, जिस हिसाब से फ़ोन का प्राइस है उस हिसाब से तो काफ़ी बेटर क्वालिटी के पिक्चर्स आ रहे हैं। फ़ोन लाइटिंग को काफ़ी अच्छी तरीके से नाइट के अंदर बैलेंस कर रहा है, सेल्फी कैमरे में भी और बैक कैमरे में भी। एंड बात करें वीडियो सेक्शन के बारे में, तो फ़ोन के बैक कैमरे में और फ्रंट कैमरे में अगर वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो दोनों ही साइड 1080p 30 fps का सपोर्ट दिया गया है। ओके, ये रहा बैक कैमरे का वीडियो सैंपल। 1080p 30 fps के हिसाब से ना बैक कैमरे में काफ़ी परफेक्ट क्वालिटी है और आपको दूर पे वहाँ पे हल्का हल्का फॉग दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि दोस्त अभी आ गया है ठंडी का टाइम। देखोगे स्वेटर पहन के मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठंडी काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। वैसे हाँ, काफ़ी अच्छा भी लगता है, गांव का अपना अलग ही बात है। और ये रहा फ्रंट कैमरे का वीडियो सैंपल। फ्रंट कैमरे में भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, 1080p के हिसाब से काफ़ी बेटर डिटेल शो हो रहा है। और अब फाइनली बात करें फ़ोन के परफॉर्मेंस के बारे में, तो ये स्मार्टफोन स्नैपड्रैगन 4S Gen 2 प्रोसेसर के साथ में आता है। ये प्रोसेसर एक नॉर्मल यूज़र के लिए, मतलब इस फ़ोन को एक नॉर्मल यूज़र के लिए डिज़ाइन किया गया है। अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हो, फ़ोन को बहुत नॉर्मली यूज़ करते हो, तो ये फ़ोन आपके लिए परफेक्ट होगा। फ़ोन को मैंने यहाँ पर यूज़ करके देखा, कहीं पर भी मुझे फ्रेम ड्रॉप दिखाई नहीं दिया, फ़ोन कहीं पर भी लैग करता हुआ मुझे नहीं मिला। बाकी यहीं पे फ़ोन के अंदर एक नॉर्मल मल्टीटास्किंग भी कर सकते हैं। एंड अगर आप गेमिंग करते हो तो गेमिंग के लिए भी ये फ़ोन परफेक्ट है, लेकिन हाँ, एक नॉर्मल गेमिंग के लिए। ज़्यादा हार्ड गेमिंग करोगे, जैसे 4 घंटा 5 घंटा कंटिन्यू गेमिंग करोगे ना, फ़ोन लैग भी करता है गेम खेलते वक्त और हीट भी होने लगता है। इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये फ़ोन एक नॉर्मल यूज़र के लिए डिज़ाइन किया गया है। और अब ध्यान दें फ़ोन के नेटवर्क कनेक्टिविटी पे, तो ये फ़ोन 7.5G बैंड के साथ में आता है। फ़ोन के अंदर ब्लूटूथ 5.0 और वाईफाई 5 का भी सपोर्ट दिया गया है। एंड दोस्त, सबसे बड़ा स्कैम रेडमी ने यहीं पर किया है इस फ़ोन के नेटवर्क को लेकर। ये फ़ोन ना केवल ऐसे नेटवर्क को सपोर्ट करता है। देखो, नेटवर्क के दो टाइप होते हैं, या आप कह लो कि जो मोबाइल टावर होते हैं उसके दो टाइप होते हैं। मैं आपके साथ यहाँ पर एक डायग्राम शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पर नोटिस करोगे। देखो, मोबाइल टावर के दो टाइप होते हैं, एक NSA जिसका फुल फॉर्म होता है नॉन स्टैंड अलोन, और दूसरा होता है SA जिसका फुल फॉर्म होता है स्टैंड अलोन। देखो, सबसे पहले समझते हैं नॉन स्टैंड अलोन जो होता है NSA टावर। NSA टावर क्या है कि कोई पुराना टावर जिससे 4G नेटवर्क पहले से प्रोवाइड किया जा रहा है, उसी पुराने टावर से जब 4G नेटवर्क एंड 5G नेटवर्क दोनों प्रोवाइड किया जाने लगे यूजर को, तो वो टावर बन जाता है नॉन स्टैंड अलोन, मतलब NSA टावर। अब जो NSA टावर होता है ना, उसका खर्चा कम आता है क्योंकि पहले से पुराना टावर है, उसी से 5G नेटवर्क भी प्रोवाइड किया जा रहा है, 4G नेटवर्क भी प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन हाँ, एक कमी भी है कि NSA टावर का ना स्पीड बहुत कम होता है, नेट का स्पीड काफ़ी ज़्यादा कम होता है। लेकिन दोस्त, यहीं पे साइड में स्टैंड अलोन टावर को नोटिस करोगे ना, तो ये टावर पूरा फिर से सेटअप किया जाता है, मतलब एक नया टावर लगाया जाता है और इस नए टावर से 4G नेटवर्क अलग से प्रोवाइड किया जाता है यूज़र को, एंड 5G नेटवर्क अलग से यूज़र को प्रोवाइड किया जाता है। और स्टैंड अलोन टावर का फ़ायदा ये है कि इसका स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा होता है NSA के मुकाबले में। लेकिन हाँ, ये भी है कि इस टावर का खर्चा बहुत आता है क्योंकि इसे फिर से वापस से नया सेटअप करना पड़ता है, तो खर्चा जाहिर सी बात है कि आएगा ही। इस वजह से बहुत सारी कंपनी ऐसे टावर को लगाने से कतराती है, मतलब लगाते ही नहीं, वही पुराने घिसे पिटे टावर से नेटवर्क प्रोवाइड करने लगते हैं। और अभी फ़िलहाल इंडिया के अंदर केवल जियो ने, हमारे मुकेश भाई अंबानी ने यहाँ पर SA का टावर लगाया है, मतलब स्टैंड अलोन टावर लगाया है। इस वजह से जब मैंने फ़ोन के अंदर यहाँ पे जियो का सिम डाला, तो यहाँ पर देखोगे जियो का सिम ना यहाँ पर स्टैंड अलोन नेटवर्क को सपोर्ट कर रहा है। इस वजह से ना यहाँ पर 5G नेटवर्क को सपोर्ट कर रहा है फ़ोन। लेकिन यहीं पे जब मैंने एयरटेल का सिम डाला, तो यहाँ पर देखोगे फ़ोन 5G नेटवर्क को सपोर्ट नहीं करके 4G नेटवर्क को सपोर्ट कर रहा है। और जैसा कि रेडमी का फ़ोन है, तो कॉल पे बात करते हैं ना, कॉल रिकॉर्ड कर पाएंगे, यहाँ पर अनाउंसमेंट नहीं होता। बाकी इसी के साथ यहीं पर जो फ़ोन का UI और एनिमेशन है वो काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है। यहाँ पे 5-6 ब्लॉटवेयर दिए गए हैं जिन्हें आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। और रेडमी ने प्रॉमिस किया है कि इस फ़ोन के अंदर 2 OS अपडेट, मतलब 2 एंड्रॉयड अपडेट और 4 साल तक सिक्योरिटी अपडेट इस फ़ोन के अंदर कंटिन्यू मिलते रहेगा। सो दोस्त, फाइनली यही थी एक छोटी सी वीडियो इस स्मार्टफोन के ऊपर। देखो, वीडियो देखने के बाद आप खुद समझ गए होगे कि आपको ये फ़ोन बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिर भी मैं आपको बताऊं, देखो, अगर आपका माइंडसेट ये है कि मुझे कम प्राइस के अंदर एक 5G फ़ोन चाहिए जिसमें मैं 5G यूज़ कर पाऊँ, और अगर आप जियो का सिम यूज़ करते हो, तो ये फ़ोन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है। लेकिन हाँ दोस्त, ख़राब चीज़ ये भी है कि अगर आप VI और एयरटेल का सिम यूज़ करते हो, तो इसके अंदर आप 5G नेटवर्क नहीं यूज़ कर पाओगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक कर देना। एंड मैं अपने वीडियो के अंदर कोई गलती कर रहा हूँ, बताओ, मैं उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा।
क्योंकि इम्प्रूव करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे, ये मेरा मानना है। चलिए दोस्त, मैं आप लोगों को मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।